नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके चैनल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर में। और जो बच्चे जूनियर इंजीनियरिंग और सेक्शन इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनमें उन्हीं क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया गया है जो एग्ज़ाम्स में कई बार आ चुके हैं और आते हैं। यहाँ पर हम आज के वीडियो में नोडल एनालिसिस से रिलेटेड यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर हम प्रैक्टिस करेंगे। और आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा वीडियो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली अवेलेबल है। और जैसे आप इस PDF को डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सारे लिंक मिल जाएंगे। आप हमारे इन लिंक से हमारे चैनल्स जो हैं उनसे, सोशल मीडिया प्रोफाइल, इनसे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। और आज के वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से सॉल्व करने हैं। और इसको देखेंगे हम, जो ट्रिक्स हैं किस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं वो भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो हम आपको कुछ टाइम देंगे जिसमें आप आंसर को बता सकते हैं। इफ़ देयर आर 8 नोड्स इन नेटवर्क वी कैन गेट द डैश नंबर ऑफ इक्वेशंस इन द नोडल एनालिसिस। आपके पास 8 नोड्स दिए गए हैं, ठीक है। तो कौन सा आंसर हो सकता है? अगर आपके पास 8 नोड हैं किसी कोई भी आपको सर्किट दिया गया है तो 9 इक्वेशन तो बन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जितने नोड होंगे अगर मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉसिबल होता तो 8 नोड पे एक ही इक्वेशन बनता है। नोडल एनालिसिस हम लगाते किस पे हैं? नोडल एनालिसिस लगता है KCL यानी किरचॉफ्स करंट लॉ के रूल पे, ठीक है। किरचॉफ्स करंट लॉ यानी किसी एट अ पर्टिकुलर नोड द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट coming or going, that mean we cover this one in algebraic sum. Algebraic sum of the current is always comes out to be 0. That means the total incoming current is always equal to the total outgoing current. तो यहाँ पर हम इसमें नोडल एनालिसिस लगाते हैं। मान लीजिए सपोज यहाँ से करंट अगर I1 जा रही थी और यहाँ पे करंट I2 इस तरीके से दूसरी साइड जाएगी और यहाँ पर करंट I3 इस साइड जाएगी। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं कि यहाँ पर करंट I1 आ रही है और यहाँ से करंट I2 आ रही है और यहाँ से करंट I3 आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि सभी जगह से करंट आ रही है। तो करंट फिर जा कहाँ रही है, ठीक है। सभी चार्ज जो है हर जगह से आ रहे हैं तो यहाँ पर चार्ज यहाँ पे क्या होंगे, मान लीजिए सपोज इकट्ठा होंगे, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका KCL का नोडल एनालिसिस का एक और कॉन्सेप्ट है कि चार्ज कैन नॉट एक्यूमुलेट एट अ पर्टिकुलर नोड, यानी किसी नोड पे जो चार्ज हैं वो एक्यूमुलेट नहीं हो सकते, इकट्ठा नहीं हो सकते, यानी कहीं से आएंगे और कहीं जाएंगे। तो इसका मतलब अगर आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो कोई ना कोई एक करंट की वैल्यू निगेटिव आएगी। निगेटिव का मतलब है कि जो डायरेक्शन आपने सपोज किया है वो डायरेक्शन सही नहीं है, उसका डायरेक्शन उल्टा होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ये नोडल एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है। जब भी हम नोडल एनालिसिस लगाते हैं तो उसमें अगर 8 हैं तो हम हमेशा एक नोड को क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर लेते हैं, क्योंकि उस नोड को हम एज अ रेफरेंस नोड ट्रीट करते हैं, एज अ रेफरेंस नोड ट्रीट करते हैं। बिकॉज हमें किसी भी नोड का सब कभी कभार क्या होता है, वोल्टेज नहीं पता होता है, तो हम क्या करते हैं उस नोड को रेफरेंस नोड मान लेते हैं। जैसे आपने जब न्यूमेरिकल सॉल्व किया होगा तो ये जो सर्किट आपको दिख रही है इसमें आप सब ज़्यादातर नीचे वाले सर्किट को क्या मान लेते हैं, ग्राउंड मान लेते हैं, यानी उसका पोटेंशियल क्या मान लेते हैं, 0 वोल्ट मान लेते हैं, ठीक है। और इसी के रेफरेंस में बाकी सभी वोल्टेज को डिफाइन करते हैं। तो ऑल द अदर नोड्स आर डिफाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द रेफरेंस नोड। तो हम इसमें से इक्वेशन कितने बनाएंगे? अगर आपके पास 8 नोड हैं, एक रेफरेंस नोड हमने इसमें से माइनस कर दिया तो टोटल इक्वेशन बनेंगे, नोडल इक्वेशन 7 बनेंगे, ठीक है। आपको ये बात ध्यान में रखना है, यानी इक्वेशन की संख्या कितनी होगी? इफ़ देयर आर n नोड इन द इक्वेशन देन द टोटल नोडल इक्वेशन विल बी n-1। यू वुड हैव टू रिमेंबर दिस वन। क्यों -1 किया? क्योंकि एक जो नोड होता है उसको हम रेफरेंस नोड मान लेते हैं, बाकी नोड्स को हम इसके टर्म में डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नोडल एनालिसिस कैन बी अप्लाइड फॉर नॉन प्लेनर नेटवर्क आल्सो। क्या नॉन प्लेनर नेटवर्क के लिए भी अप्लाई हो सकता है? नॉन प्लेनर नेटवर्क क्या होते हैं? जैसे कि हम जिनको 2 डायमेंशनल फिगर में बनाते हैं दे आर ओनली कॉल्ड प्लेनर नेटवर्क, ओके। हम इनको XY एक्सिस में बनाएं, लेकिन अगर यहाँ से कोई ऐसा ऊपर से होके एक रेजिस्टेंस यहाँ पे नीचे आके कनेक्ट होता है, ठीक है। मान लेते हैं सपोज यहाँ पे कोई एक करंट सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, और हमने इस तरीके से इसको कनेक्ट किया, तो क्या यहाँ पे नोडल एनालिसिस नहीं लगेगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात की है। चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड हेयर इन दिस पर्टिकुलर सर्किट, ओके। So here all the current, if this supposed to be this current is coming to this particular node and this current is also coming toward this node, then there must be some of the two current which will be going to along this side and also along this side. It may be some time difference also, but nodal analysis can be applied. So nodal analysis
can be applied for non-planar network also. It is true. Okay, you must note it down. Now we will come to the third question. In nodal analysis, how many nodes are taken as the reference node? हम reference node कितने लेते हैं? reference node 1 2 3 4. तो मैंने अभी आपको ऊपर मैंने बताया कि reference node हमेशा 1 एक सिंगल लिया जाता है। रेफरेंस नोड हम क्यों लेते हैं? जिससे हम बाकी नोड्स को डिफाइन कर सकें, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में कोई नोड नहीं पता होता, तो हम उस केस में एक रेफरेंस नोड बना के चलते हैं कि बाकी जितने भी हैं उसी के रेफरेंस पे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके घर के पास मान लीजिए सपोज कोई बस स्टैंड है, ठीक है, वो बस स्टैंड से आपका घर कितना दूर है, आप बताते हैं कि वहाँ से 200 मीटर दूर मेरा घर है, ठीक है। तो जब आप बताते हैं 200 मीटर, तो आपने यहाँ पे रेफरेंस किसको माना? बस स्टैंड को माना, ठीक है। और दूसरा कोई बताता है कि तुम्हारा अगर बस स्टैंड से 200 मीटर है तो मेरा यहाँ से 500 मीटर दूर है, यानी 500 मीटर दूर मैं यहाँ से मेरा घर है। तो अगेन ही इज टेकिंग द बस स्टैंड एज अ रेफरेंस पॉइंट। Okay, every time you need a reference while what I say giving the address of your house or giving the address of something, you need some reference point. आपको reference point बताना होता है। तो एक यहाँ पे जब नोडल इक्वेशन की बात हम बनाने जाते हैं तो वहाँ पर हमें एक रेफरेंस पॉइंट यानी एक रेफरेंस नोड बनाना होता है। उसकी वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं, बाकी सारी वैल्यूज़ को क्या करते हैं उसी के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। बाद में जब हम सॉल्व करते हैं तो उस रेफरेंस नोड का भी वैल्यू हमें मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वोल्टेज एट नोड पी इन द गिवन फिगर सोन। आपको इसमें से जो वोल्टेज है वो पता करना है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो 2 ओम का है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा है 3 ओम का है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस इसमें लगा हुआ है 1 ओम का है, ठीक है। इस ब्रांच में करंट जो फ्लो रही है 3 एम्पियर। इस ब्रांच में जो वोल्टेज लगा हुआ है, जो वोल्टेज सप्लाई लगा हुआ है वोल्टेज सोर्स का, वो 6 वोल्ट का है और यहाँ पर 4 वोल्ट का लगा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन इसकी अपोजिट डायरेक्शन में है, उल्टा लगा हुआ है। यहाँ पे 6 वोल्ट नीचे साइड की सप्लाई हो रही है, ठीक है। प्लस नीचे है, माइनस ऊपर है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज़ कभी कभार आप जैसे पढ़े हैं वैसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी दिक्कत होती है। ओके, नाउ अब हम इसमें से नोडल एनालिसिस इसमें लगाने की कोशिश करेंगे और हमको इसमें से क्या करना होगा, एक नोड को रेफरेंस मानना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट सेम है, क्योंकि तीनों एक कंटिन्यूअस वायर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। बीच में कोई भी अदर एलिमेंट नहीं है, तो ये पूरे एक ही नोड है। यहाँ पर एक नोड हम इसको मानेंगे। और नीचे जो ए वाला पॉइंट रेड पॉइंट दिख रहा है, दिस विल बी सपोज टू बी एज अ रेफरेंस नोड, और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए बना लेते हैं सर्किट में थोड़ा सा इसको डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं। दिस इज़ अ रेफरेंस नोड और हम इसकी वैल्यू को 0 एज्यूम करेंगे। हम इसको ग्राउंड मारते हैं तो इसको हम 0 वोल्ट सपोज कर लेते हैं और इसको हम VP या सपोज सिंगल V सपोज कर लेते हैं, ठीक है। आप इसको X भी मान सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे, ठीक है। यहाँ पे सिंगल है तो हम इसको V ही मान लेते हैं, ठीक है, या VP लिख लीजिए, ठीक है, VP लिख सकते हैं आप। अब इसमें हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमसे पूछा गया है फाइंड द वोल्टेज एट नोड P, यानी VP की वैल्यू बताइए। हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जब नोडल एनालिसिस लगाने जाते हैं तो हम करंट की कोई एक डायरेक्शन सपोज कर लेते हैं। अगर वैसे तो सपोज आप करिएगा दिमाग लगा के, क्योंकि ये जो प्लस है, प्लस से करंट निकलती है, तो यहाँ से अगर करंट निकल रही होगी तो कहीं ना कहीं करंट यहाँ से इधर ही जा रही होगी, ठीक है। अब यहाँ से करंट जा रही है, अब इसका माइनस है, तो आप ये भी दिमाग लगा सकते हैं कि करंट यहाँ से नीचे साइड जा सकती है। अगर आप गलत हैं तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन आप जो मानेंगे वो आपको लास्ट तक मान के चलना, आपकी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी अगर आपने गलत माना होगा तो। अब यहाँ पे जो करंट आप देख रहे हैं ऑलरेडी 3 एम्पियर की करंट ऊपर जा रही है, इसका मतलब 3 एम्पियर की करंट यहाँ से भी आ रही होगी। अब देखिए, हमने 2 ऐसी करंट सेलेक्ट कर ली जो 2 जगह से आ रही थी, और एक करंट ऐसी सेलेक्ट कर ली जो कहीं दूसरी जगह जा रही है। अब हम यहाँ पे जब इक्वेशन लगाएंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं दिस इज़ I1 एंड दिस इज़ I2 एंड दिस इज़ I3। और जब हम VP पॉइंट पे जब हम नोडल एनालिसिस लगाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा I1 प्लस I3 दैट विल बी इक्वल टू I2, ठीक है। और हम इनको I1 की वैल्यू क्या होगी हम यहाँ पे सपोज करेंगे। अब देखिए, हमने क्या सपोज किया है कि जो करंट है वो यहाँ से यहाँ फ्लो कर रही है, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से P की तरफ जा रही है। इसका मतलब हायर पोटेंशियल पे कौन है, हायर पोटेंशियल पे ए वाला पोर्शन है, और लोअर पोटेंशियल पे फिर कौन होगा, लोअर पोटेंशियल पे ए वाला पोर्शन होगा। इसका मतलब दिस इज एट हायर पोजीशन, दिस इज एट लोअर पोजीशन, बिकॉज करंट इज सपोज टू बी फ्लो इन दिस डायरेक्शन। सो हम उसी तरीके से इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं यहाँ पे। तो हम लिखेंगे V1 माइनस VP, और V1 की वैल्यू अगर दी हुई है तो हम सीधे वैल्यू लिखेंगे, यानी
4 माइनस वी, सिंगल है तो हम वी लिख लेते हैं इसको, इसका वोल्टेज हमने सपोज वी किया हुआ है, ठीक है, सिंगल वी, ठीक है, डिवाइडेड बाई द रेजिस्टेंस कनेक्टेड बिटवीन दिस पर्टिकुलर वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज सोर्सेस, ओके, पोटेंशियल। नाउ वी विल डिवाइड इट बाई 2 क्योंकि यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है। अब I3 जो है ऑलरेडी दी हुई है, क्योंकि यहाँ से अगर 3 एम्पियर की करंट यहाँ से जा रही है तो यहाँ भी 3 एम्पियर की करंट ही जाएगी। तो हम इसमें क्या करेंगे, आने वाली करंट हम अभी लिख रहे हैं, ठीक है, जो आने वाली करंट है तो हमने यहाँ पे लिखा 3 एम्पियर, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू I2 क्या है, V, अब नीचे करंट जा रही है, नीचे की तरफ करंट जा रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसका मतलब दिस इज एट हायर पोटेंशियल एंड द लोअर वन इज एट लोअर पोटेंशियल। कितना लोअर है, अब यहाँ पे इसको 0 तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर एक उल्टा बैटरी लगी हुई है, यानी -6 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है। तो हम क्या करेंगे, हायर पोटेंशियल कितना हो गया V, इसमें माइनस करेंगे, हमेशा माइनस करना है हायर में लोअर को, तो लोअर पोटेंशियल हमारा कितना है यहाँ पे -6, लोअर पोटेंशियल कितना है -6। क्यों हमने -6 किया, क्योंकि 0 होता तो 0 लिखते, लेकिन ये तो 0 नहीं है, ये -6 है वहाँ पे, तो हम यहाँ पे -6 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि बैटरी का निगेटिव टर्मिनल है तो हम वहाँ पे -6 लिखेंगे, अगर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होता तो +6 लिखेंगे। 6 जो है वो वैल्यू है उस बैटरी के वोल्टेज सप्लाई की, जो वोल्टेज सप्लाई कर रहा है अक्रॉस इट्स टर्मिनल। अब हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पर, जो इनके बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दैट इज़ 3। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, ठीक है, आप इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे, 4 माइनस वी डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू V प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। आप इसको फिर से फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 माइनस वी प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट विल बी इक्वल टू V प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3। आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो फिर आप आगे इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप 6 + 4 करेंगे तो 10 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पर V की वैल्यू मिल जाएगी और जो होगी 3.6 वोल्ट, ठीक है। आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है, और आपको जो प्रोसीजर है यही होगा, कैलकुलेशन में भी शायद मुझसे कोई मिस्टेक हो, लेकिन आपका ये जो प्रोसीजर है इसी तरीके से होगा और आपका आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने में माहिर हैं, आप इतना कर लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, फाइंड द रजिस्टर वैल्यू R1 ओम इन द फिगर शोन बिलो। आपको इसमें R1 की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप सर्किट को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको जो 100 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है और इधर 40 वोल्ट की सप्लाई लगी हुई है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, यहाँ पर एक 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर 14 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ से जो सप्लाई जा रही है 10 एम्पियर की सप्लाई जा रही है, और यहाँ से जो सप्लाई जा रही है वो 5 एम्पियर की सप्लाई जा रही है। तो अब हम यहाँ पे कुछ चीज़ों को ध्यान से सर्किट देखने के बाद हमें समझ में आती हैं, वो ये है कि यहाँ से जो सप्लाई जा रही है, क्योंकि सेम ब्रांच है तो उतनी ही करंट फ्लो होगी, दैट इज़ 10 एम्पियर, और इस वाले ब्रांच में जो करंट जा रही है दिस इज़ 5 एम्पियर। इसका मतलब इस वाली ब्रांच से कितनी करंट आ रही होगी, जो क्योंकि 2 करंट बाहर जा रही हैं और एक नोड है यहाँ पे, इस पर हम जब नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पर्टिकुलरली जो ये ब्रांच है, इस ब्रांच में 15 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, क्योंकि यही आगे जाके डाइवर्ट हो रही है 2 अलग अलग पार्ट में। इसका मतलब इस वाले ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रही है दैट इज़ 15 एम्पियर, यानी 15 एम्पियर की करंट नीचे साइड, यानी नीचे साइड 15 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। क्लियर। अब हम अगर इस रेफरेंस नोड, यहाँ पे इसको रेफरेंस नोड मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं सपोज दिस इज एट 0 पोटेंशियल, तो उस केस में जब हम वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो दिस और दिस पॉइंट के क्रॉस वोल्टेज जो होगा करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी 15 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 2 ओम, तो हमें हो जाएगा यहाँ पे 30 वोल्ट, यानी 30 वोल्ट की जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। यानी इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना है, इस पॉइंट का पोटेंशियल है 30 वोल्ट, क्योंकि हमने इसको 0 मान लिया था, नीचे वाले नीचे वाला जो पॉइंट है इसको हमने 0 पोटेंशियल पर मान लिया था, सपोज कर लिया था, ठीक है, अपने रेफरेंस नोड उसको सपोज कर लिया था, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम, अब हमें R1 की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो चलिए एक इक्वेशन बनाते हैं जिसमें हमें R1 की वैल्यू मिल सकती है। तो हम यहाँ पर जो पॉइंट यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस पॉइंट पे नोडल एनालिसिस लगाने जा रहे हैं। क्लियर।
तो अब ध्यान से देखिए, पहले करंट का डाइवर्जन करेंगे। तो ये जो 10 एम्पियर की करंट जा रही है, दो हिस्सों में बट रही है, एक ऊपर और एक जाएगी 14 ओम की तरफ, ठीक है, इधर जाएगी। तो हम इसको सपोज कर लेंगे इस तरीके से कि जो 10 एम्पियर है वही आगे डिवाइड होगा दो पार्ट में। तो जो R1 पार्ट में जो करंट जाएगी हम उसको सपोज कर लेते हैं दिस इज़ I1, और जो 14 में जा रही है इसको सपोज कर लेते हैं I2, और इस वाले जो पॉइंट पे जाएगी या मान लीजिए इस ब्रांच में जो करंट फ्लो कर रही है इसको हम सपोज कर लेते हैं I3, और कुछ हम वोल्टेज भी सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इसका नाम हम ले लेते हैं यहाँ पे V1, और इसका नाम ले लेते हैं यहाँ पे V2, और इसका नाम ले लेते हैं V3। ये तीन पोटेंशियल हैं यहाँ पे, हमको सभी पोटेंशियल पता है, ठीक है। तो जब पहले से पता है तो हमको ये नोटेशन लिखने की ज़रूरत वैसे खास है नहीं। अभी यहाँ पर देखिए इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो कितना है, डायरेक्ट बैटरी के 100 वोल्ट बैटरी से जुड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल है 100 और इस पॉइंट का पोटेंशियल है 40, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट का 100 और इस पॉइंट का है 40। तो हायर टू लोअर यहाँ करंट यहाँ फ्लो कर रही है, तो R1 से फ्लो होने वाली करंट जो है I1, यानी इसको हम पहले लिख लेते हैं सपोज I1 प्लस I2, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। I1 की वैल्यू कितनी होगी, 100 माइनस 40, दिस इज 100, दिस इज 100 माइनस दिस इज 40 डिवाइडेड बाय R1 प्लस, अब यहाँ पे जो करंट जा रही है इसमें 14 ओम में वो कितनी होगी, 100 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 14, 100 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 14, एंड दिस इज इक्वल टू 10 एम्पियर। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लीनियर इक्वेशन है, सिंगल वेरिएबल है, आसानी से इसी में सॉल्व हो जाएगा। तो 10 विल बी इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 5, and this 5 will come to this side and it will become 5 equal to 60 by R1. Again when you will solve this you will get R1 equal to 60 by 5, that is 12 ohm। तो आपको यहाँ से 12 ओम का आंसर मिल जाएगा। क्लियर? तो ये तो एक तरीका था जिसमें आप इसमें 12 ओम आपको वैल्यू मिल जाती आसानी से, ठीक है। और आपका इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि जो R2 है इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, यानी R2 की वैल्यू, R2 में अगर करंट आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ रजिस्टर R2 इन द सर्किट शोन इन द क्वेश्चन 5। यानी क्वेश्चन 5 में जो सर्किट दिख रहा है इसमें आपको R2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे R2 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और उसके लिए हम एक काम करेंगे। यहाँ पे आपको जो I3 है, ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, I2 की वैल्यू भी आप पता कर सकते हैं, I3 की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको I3 की वैल्यू पता है तो आप R2 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे I3 की वैल्यू फाइंड आउट करने की। तो यहाँ पर जो I1 में करंट फ्लो कर रहा है वो कितना है, अब हमें R1 की वैल्यू मिल गई है तो हम उसको पता कर सकते हैं। तो I1 की जो वैल्यू है वो है यहाँ पे 100 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 12, दैट इज़ 60 डिवाइडेड बाय 12, दैट मीन 5 एम्पियर। यानी I1 की जो वैल्यू यहाँ से फ्लो कर रही है दिस इज़ 5 एम्पियर, यानी 5 एम्पियर की करंट यहाँ से फ्लो कर रही है। क्लियर? अब 5 एम्पियर की करंट यहाँ से आ रही है, 5 एम्पियर की करंट यहाँ से आ रही है, इसका सीधा मतलब है कि जो I3 है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10 एम्पियर। I3 की वैल्यू कितनी होगी, 10 एम्पियर, क्योंकि हम यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाएंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। एक करंट इधर से आ रही थी, एक करंट इधर से, तो दोनों मिल के इधर जा रही होंगी। अब हम यहाँ पे सीधा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे वोल्टेज का। यहाँ पर देखिए एक 40 वोल्ट कनेक्ट है इस वाले पॉइंट से, और 30 वोल्ट इसका हमने पोटेंशियल निकाला हुआ है, यानी इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 10 वोल्ट का। तो हम यहाँ पे सीधे ओम्स लॉ लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम करंट निकालें, I3 की वैल्यू निकालें, तो I3 की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 40, हम हायर पोटेंशियल लेंगे, करंट की डायरेक्शन उस साइड है, माइनस 30 किधर, इधर। हायर पोटेंशियल कौन है,
40, ये यहाँ से 40 से कनेक्ट है। यहाँ पे देखिए डायरेक्ट वायर लगा हुआ है, यहाँ पे 40 वोल्ट है और यहाँ पर 30 वोल्ट हमने फाइंड आउट किया था। 40 - 30 डिवाइडेड बाई R2 की वैल्यू हमें नहीं पता, हम इसको सपोज कर लेते हैं x, और हमें I3 की वैल्यू पता है, हमने अभी ऊपर निकाला, दैट इज़ 10 एम्पियर। सो नाउ व्हेन यू विल सॉल्व दिस यू विल गेट x इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज़ 1 ओम। तो आपको यहाँ से 1 ओम AR2 की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 1 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वोल्टेज एट नोड 1 इन द सर्किट जोन। आपको नोड 1 पे वोल्टेज फाइंड आउट करना है इस वाले पॉइंट पे, ठीक है। और साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको नोड 2 पे भी आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो हमें यहाँ पे क्या करेंगे, सीधे नोडल एनालिसिस लगाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम रेफरेंस नोड लेंगे, इसको हमने मान लिया ग्राउंड और इसको मानेंगे जीरो पोटेंशियल, ठीक है। ग्राउंड को हम हमेशा कैसा मानते हैं, V इक्वल टू 0 वोल्ट सपोज करते हैं, क्योंकि ग्राउंड 0 वोल्ट पे होता है। अब यहाँ पे सभी बैटरीज ऊपर की तरफ लगी हुई हैं, ये इनका प्लस है और नीचे वाला पोर्सन माइनस है, ए प्लस है, ए माइनस है, ए प्लस है और ए माइनस है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो जो हायर वोल्टेज है वो यहाँ पे देखते हैं, तो करंट यहाँ से कहाँ जाएगी, ऊपर, यानी करंट इस डायरेक्शन में यहाँ जा रही होगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, करंट को हम एक करंट को नीचे भेज देते हैं, बाकी करंट को आगे जाने देते हैं। अब सपोज करते हैं कि करंट इस वाले बैटरी से भी करंट यहाँ से निकल के आ रही है, यानी करंट इधर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कब यहाँ से करंट नीचे की तरफ जा रही है। तब देखिए हमने सभी ब्रांच में करंट को इस तरीके से ले लिया कि आना और जाना हर पॉइंट पे हो रहा है, ऐसा ना हो कि किसी पॉइंट पे आना ही आना हो। आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बाद में वैल्यू निगेटिव मिल जाएगी। तो आप निगेटिव अगर वैल्यूज़ को ज़्यादा नहीं सॉल्व करने की कोशिश करना चाहते हैं, तो आप पहले करंट का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर कर लीजिए। अब हम लगाएंगे 8.1 पर नोडल एनालिसिस, ठीक है। 8.1 पे हम जब लगाने की कोशिश करेंगे, तो इसको अगर हम देखिए करंट जो R1 से जो करंट फ्लो कर रही है, जो करंट R1 से फ्लो कर रही है, उसको हम क्या लिखेंगे, 10 माइनस, इसको हम V1, 10 माइनस, हम इसको x सपोज कर लेते हैं और इसको y सपोज कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगा, 10 माइनस x डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम का। क्योंकि 10 हायर पोटेंशियल पे था, करंट किधर जा रही है, इस साइड जा रही है, तो हायर पोटेंशियल टू लोअर में जाएगी, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, हायर माइनस लोअर। 10 माइनस मैंने x कर दिया। अब बाकी करंट जाने वाली हैं, ये तो आने वाली हम लिखेंगे लेफ्ट साइड और जाने वाली लिखेंगे राइट साइड। तो जाने वाले में सबसे पहले जो इक्वेशन नीचे आ रही है, हम इसका करंट इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे। तो इसमें जो करंट फ्लो होगी कितनी होगी, x जो इस पॉइंट का पोटेंशियल है और नीचे का पोटेंशियल है 0, तो x माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है, 2। एक और करंट है, क्योंकि जाने वाली करंट है, तो इसको भी लिखेंगे। तो इन दोनों पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितना है, हायर पोटेंशियल पे है x, क्योंकि करंट इससे दूर जा रही है इसलिए हायर है, और जिधर जा रही है वो लोअर है। तो x माइनस वाई, क्योंकि x बड़ा है y छोटा है, तभी करंट x से y जा रही है, ठीक है। आप इसको अगर समझना चाहें तो यहाँ पे माइनस न लगा के एरो लगा के भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको समझना माइनस है। अब इनके बीच में रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है, 3 ओम का, तो हमने 3 लिख दिया। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम नोडल एनालिसिस लगाएंगे y2 पॉइंट पे। नाउ 8.2 जब हम नोडल एनालिसिस लगाएंगे, तो अब यहाँ पे दो जगह से करंट आ रही हैं और एक जगह करंट जा रही है। तो आने वाली करंट को हम पहले लिखेंगे, जो R2 से जा रही है जो करंट, उसको हम क्या लिखेंगे, अगेन R2 से जाने वाली करंट लिखेंगे x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3। और एक करंट है, अब हम पहले आने वाली करंट लिख रहे हैं, और एक करंट है आने वाली, कौन सी, यहाँ से जा रही है, यहाँ से इधर जा रही है। इसका मतलब पहले कौन लिखाएगा, जहाँ से शुरुआत हुई, तो 5 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि इसका प्लस ऊपर है, तो 5 माइनस यहाँ पे y वाला पॉइंट, 5 माइनस वाई, ठीक है, 5 माइनस वाई, क्योंकि ये y है इस पॉइंट 2 पे जो पोटेंशियल है उसका, डिवाइडेड बाय उनके बीच में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अब यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक 4 ओम का और एक 2 ओम का, जो दोनों सीरीज़ में है, तो हम उनको दोनों को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 + 2 6, 4 + 2 6, क्योंकि सीरीज़ में रेजिस्टेंस है, तो हम इनको इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। नाउ अब
लेफ्ट साइड में आने वाली करंट हो गई, राइट में जाने वाली, तो जाने वाली करंट को लिखेंगे यहाँ पे y2, यानी y जो है वो वहाँ से नीचे साइड करंट जा रही है, तो नीचे साइड में ध्यान से देखेंगे आप माइनस, लेकिन अभी यहाँ पे ग्राउंड नहीं आ रहा है, यहाँ पे कौन सा पोर्शन आ रहा है, यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो हम उसको लिख लेंगे y-2 डिवाइडेड बाई इनके बीच में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है दैट इज़ 5 ओम का, तो हम यहाँ पे 5 लिख लेंगे। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए, ये वाली जो पूरी इक्वेशन है एक्स और वाई में है, और ये वाली जो पूरी इक्वेशन है ये भी एक्स और वाई में है। आप दोनों को सॉल्व करेंगे 2 लीनियर इक्वेशन बनेंगे और दोनों 2 वेरिएबल होंगे। तो नाउ 2 इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल्स, यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन एंड यू मे गेट द आंसर। ओके, तो पहले वाले का आंसर होगा 6.32 और जिसमें x की वैल्यू सपोज की है हमने, ठीक है, जो यहाँ पर पूछा गया है नोड 1 का, यहाँ पे x की वैल्यू मिल जाएगी इन वोल्ट्स, और यहाँ पर अगर हम इसमें जाएंगे तो संभवतः 4.7 वोल्ट आएगी। आप इसको एक बार सॉल्व करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हमने इक्वेशन बनाने का तरीका आपको बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, फाइंड द वोल्टेज एट नोड 1 ऑफ द सर्किट शोन बिलो। आपको नोड 1 पे आपको बताना है जो वोल्टेज है वो किस तरीके से आप बताएंगे। तो अगेन हम क्या करेंगे यहाँ पे, नोड 1 नोड 2 दोनों पे, तो हम फिर से इक्वेशन डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया आप पहले करंट इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले रेफरेंस नोड, तो रेफरेंस नोड हमारा ये हो गया, ग्राउंड कर दिया हमने इसको। करंट यहाँ से आ रही है, सपोज कर लेते हैं नीचे जा रही है, और एक और सपोज कर लेते हैं कि आगे भी जा रही है, आना जाना दोनों हो गया इस नोड पे। अब इस पे तो करंट यहाँ से आ रही है क्योंकि इधर से जा रही थी तो सीधे जाएगी। अब यहाँ से एक वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं, और दोनों करंट आने वाली हो गई तो एक जाने वाली होगी, एक नीचे कर लेते हैं। पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब एट नोड 1 पे हम यहाँ पे नोडल एनालिसिस लगाते हैं। टोटल करंट कितनी आ रही थी 10, और जा रही थी 2 हिस्सों में, तो जो R1 के थ्रू करंट जा रही है उसको हम क्या लिखेंगे, इसको सपोज कर लेते हैं x, इसको सपोज कर लेते हैं y। इसको लिखेंगे x माइनस 0, 0 कहाँ, ये नीचे वाले का जो पोर्शन है वो 0, डिवाइडेड बाई जो रेजिस्टेंस है दैट इज 10 ओम, प्लस यहाँ से x से y की तरफ करंट जा रही है 1 टू फ्रॉम पॉइंट 1 to 2 जा रही है, तो x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3 ओम हमारा ये नोड 1 पे इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगा। ये करंट थी आने वाली और ये दोनों करंट हैं जाने वाली एट अ पर्टिकुलर पॉइंट नोड, और सभी करंट को आपको लेना है। तो इक्वेशन बन गया 1। और सिमिलरली हम यहाँ पे दूसरा इक्वेशन भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे y पे 8.2 पे बनाते हैं नोडल एनालिसिस। 2 करंट है आने वाली, तो पहली करंट है x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 3, ये जो R3 के थ्रू जो करंट जा रही है उसकी बात कर रहे हैं हम, प्लस जो R1 से करंट आ रही है, R4 से जो करंट आ रही है उसको हम लिखेंगे 10। पहले 10 आएगा, क्योंकि यहाँ से करंट इधर से इधर जा रही है, तो हम हमेशा हायर पोटेंशियल लेते हैं पहले। 10 माइनस वाई, 10 माइनस वाई, वाई कौन सा, ये जो पॉइंट वोल्टेज है यहाँ पे 2 पे, डिवाइड करेंगे इसको, इनके बीच में कनेक्ट हुए रेजिस्टेंस है, दिस इज 1 ओम, एंड दिस इज इक्वल टू द टोटल करंट गोइंग इन डाउन साइड। R2 से जो करंट जा रही है उसको हम क्या लिखेंगे, वाई माइनस 0, क्योंकि यहाँ पे नीचे 0 है, डिवाइडेड बाई 5 क्या है, ये जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है। नाउ दिस इज द कंप्लीट सेकेंड इक्वेशन, और हमें 2 इक्वेशन फिर से मिल गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 linear equation in 2 variables. Now when you will solve this, you will get the answer. Here I think when you will solve this question, you will get the answer. This one is for 9, this is 13, and for the 10, आपका जो 10 का जो आंसर है वो आपको क्या आ रहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और हम आपको वहाँ पर इसका सही रिप्लाई आपको देंगे। तो बाकी आप इस जो PDF है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और ऐसे और भी कई सारे PDF हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ में जब आपको वीडियो देखना हो तो आप यहाँ पे जो प्ले बटन है इसको क्लिक करके भी डायरेक्ट उस वीडियो को यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपके साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी तैयारी करते रहिए, और हम आपके लिए ऐसे कई सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेके आएंगे, और आपकी तैयारी हम फुल टून करवाएंगे, और इसमें आपको मल्टीपल आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम प्रैक्टिस करने के लिए भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे।
तो बाकी सारी जानकारियों को पाने के लिए आप जो सब्सक्राइब बटन उसको प्रेस करके रखिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे ही हम आपको अपडेट देंगे, हमारे जो ऑनलाइन एग्जाम्स के जो शेड्यूल होते हैं बहुत कम समय के लिए होते हैं, तो आपको जैसे ही हम इसको अपडेट करेंगे आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।